बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा जी, मेरा नाम फरहान इकराम है। आज हम सेकेंड ईयर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम क्वांटाइज्ड रेडियाई है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कंसीडर करें, एक हाइड्रोजन एटम सेलेक्ट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी है उसको Vn कंसीडर कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर वो हम Rn कंसीडर कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का जो मैस है उसको हम स्मॉल m से शो कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह इस शेल में मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये आपके पास क्या न्यूक्लियस मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो Vn से शो की गई है, इसका जो मैस है वो m से शो किया, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास ये क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो मैस है वो हमने कैपिटल M से शो किया है, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, ये रेडियस है ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं इन द ऑर्बिट, वो यहाँ पे आपको बता दिया गया था। तो बेटा जी, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है या सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की गई है वो किसकी वजह से की गई है, बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे क्रिएट हुई है आप यहाँ पे देखें, ये -E यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या पैदा होता है बेटा जी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो क्या करे, सर्कल में अपनी जो मोशन है उसको कंटिन्यू रख सके। ठीक है जी, Vn आपको बताया गया, यहाँ पे Rn का भी आपको बता दिया गया। ठीक है जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही है। तो आगे हम डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिखा क्या हुआ है, एज Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिली है, तो इस वजह से Fc और Fe दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो दोनों इक्वल ही होंगे या एक जैसे ही होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है, mVn²/Rn। देखें, हमने जो n लगाया है वो m के साथ नहीं लगाया क्योंकि m तो कांस्टेंट है। ये जो Vn है ये चेंज होगा और जो Rn है ये चेंज होगा। ठीक है जी, बाकी जो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ, और ये कहाँ से आया है, ये आया है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या था, आपने ये पढ़ा था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड पे बता रहा हूँ कि वो होता है K(Q1)(Q2) डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, ये आपने फार्मूला कूलम्स लॉ में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो यहाँ पे जो Q1 है वो भी E है। ठीक है जी, ये E है। Q2 वो भी क्या है, E है। दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखी जाती है ना, तो K E मल्टीप्लाई बाय E, इसकी वजह से क्या हो गया, E² हो गया, और R² सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन हमने जो n है वो r के साथ लगाया है, हमने K और E के साथ नहीं लगाया बिकॉज दोनों क्या कांस्टेंट है। r क्योंकि यहाँ पे भी हमने उसके साथ n लगाया, यहाँ पे भी हमने उसकी वजह से n लगा दिया क्योंकि r ने चेंज होना है। ठीक है जी, जब दोनों इक्वल हो गए तो अब हमने क्या किया, देखें यहाँ पे एक Rn आ रहा था, यहाँ पे Rn² आ रहा था, तो एक Rn से कैंसिल, बाकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, वो क्या रह गया आपके पास, Rn रह गया। ठीक है जी, और बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी सेम है। यहाँ से आपने क्योंकि रेडियस निकालना तो आपने क्या किया, Rn को सेपरेट कर लिया, Rn उस तरफ चला गया, mVn² इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिल गई है जो कि क्या है, किसकी है, क्वांटाइज्ड रेडियाई की है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, ये वेलोसिटी की टर्म्स में, लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था, एज वी नो डेट mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है जी, कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। यहाँ पे आपने जो n लगाया है वो किसके साथ लगाया है, v के साथ और r के साथ, ना तो आपने इस n के साथ ना h के साथ।
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स जो बाकी बची हैं जिनके साथ n नहीं है वो क्या है? कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। यहां से आपने क्या किया, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ जो आपको क्वांटाइज्ड रेडियस आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ रहे हैं, तो आपने वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वो कहाँ से निकाला आपने? लास्ट टॉपिक में जो आपने पढ़ा था, यहाँ से आपने Vn निकालना है, तो m और Rn Vn के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। 2 पाई यहाँ से पहले से मौजूद था और बाकी क्या यहाँ पे आ गया, m और Rn यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि मैंने जो है ना Vn स्क्वेयर लिखा हुआ यहाँ पे, जो अभी मैंने वैल्यू फाइंड की है वो Vn की है। तो चाहे तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे स्क्वायर ले लें, या चाहे आप उसका पहले स्क्वायर ले लें फिर बाद में पुट कर दें, बात एक ही है। ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने पहले उन दोनों टर्म्स यानी दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स पे पहले ही स्क्वायर ले लिया, जिसकी वजह से मेरे पास ये सारी स्क्वायर की फॉर्म में टर्म आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 3, इसको आपने किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखा आ जाएगा, Rn k e स्क्वायर सेम टू सेम, m सेम टू सेम, Vn स्क्वायर की जगह क्या लिखा आएगा, ये सारी के सारी टर्म। ठीक है जी, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय m सेम टू सेम। इस Vn की जगह, ये जो Vn है इसकी जगह आपने क्या लिखा है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वाली सारी जो टर्म है वो आपने यहाँ पे लिख दी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको क्या किया, सीधा सीधा आपने बस उसको अरेंज किया। आपके पास 2 फ्रैक्शंस बन रही थी, आपने उसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे कर दिया, ये नीचे वाली जो सबसे लास्ट फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे। ठीक है जी, ऊपर चलेगी। 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर वो यहाँ पे लिख दिया ऊपर। ठीक है जी, और k स्क्वायर वो पहले से ऊपर ही था। ठीक है जी। नीचे क्या रह गया, आपके पास m पहले से नीचे था, और जो n स्क्वायर और h स्क्वायर है वो m के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, या m के साथ लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप इसकी क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एक m इस एक m से कैंसिल। ठीक है जी। ये Rn लेफ्ट साइड में जाए, वो इधर जो एक Rn है यानी 2 Rn थे, यहाँ पे एक Rn से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, 4 पाई स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ पे 2 थे m, ठीक है, m स्क्वायर था, m रह गया, Rn 2 थे यानी स्क्वायर की फॉर्म में था, वो एक रह गया, k स्क्वायर सेम टू सेम, n स्क्वायर h स्क्वायर सेम टू सेम। ठीक है जी। आपने क्योंकि Rn को फाइंड करना है, आपने इसको फाइंड करना है, आपने इसको निकालना है, क्योंकि टॉपिक है यूसी से रिलेटेड, तो बाकी सारी टर्म्स को आपने साइड पे ले जाना। n स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, Rn के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसको मैंने कहाँ लिख दिया, थोड़ा सा शिफ्ट करके राइट साइड लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, तो ये फॉर्म बनेगी। ये n स्क्वायर h स्क्वायर वहाँ पे ऊपर चला गया था, और ये बाकी Rn के साथ जो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी के सारी इधर आके क्या होगी, डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास जो फार्मूला बन गया है, किसका बन गया, Rn का, यानी क्वांटाइज्ड रेडियस का। अब ये डेरिवेशन तो हो गई है, लेकिन हमने इसको समझना है कि इससे हमें सीखने को क्या मिला या क्या पता चलता है अबाउट द शेल्स या अबाउट द रेडियस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले ऑर्बिट के लिए, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने क्या पुट कर दिया, 4 n इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, n स्क्वायर की जगह, यानी n की जगह 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको आपने यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं समझा, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर, यानी n स्क्वायर के अलावा जितनी टर्म बच गई है, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। और आपको ये h की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, आपको 4 ऑटोमेटिकली पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, k की वैल्यू 9 × 10⁹, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आंसर भी आ जाता है। आप इसको एक दफ़ा लाजमी कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो मीटर्स में आ रहा था, आपने उसको नैनोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास R1 का जो आंसर आ रहा है वो 0.053 नैनोमीटर्स में आ रहा है। अब इसके बाद जब आपने R1 की वैल्यू निकाल ली है, तो इससे क्या होगा कि इक्वेशन जो 4 है वो किस फॉर्म में बन जाएगी, आप इस चीज की जगह, यानी जो h स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर, इस सारे की जगह अगर आप देखें ना ये, तो वो यही टर्म बन रही है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू आपको पता है यानी R1 है, तो आपने क्या किया, इस सारी टर्म जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया उसकी जगह क्या लिख दिया, R1 लिख दिया। तो इक्वेशन 4 आफ्टर दिस,
यानी इस प्रोसेस के बाद, इस तरीके के बाद जो इक्वेशन 4 है वो कैसी बन जाएगी, एन स्केयर, क्योंकि एन स्केयर तो है ही है वहां पे। और इस सारी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, R1, बिकॉज ये सारी की सारी किसके इक्वल बनती है, R1 के। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया Rn इज इक्वल टू एन स्केयर R1। ओके हो गया जी। तो आपने इतनी बड़ी इक्वेशन को छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एन स्केयर। ठीक है जी, और ये वैल्यू मैंने क्या लिखी है, जो मैंने अभी यहाँ पे फाइंड की। ठीक है बेटा जी। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि आप इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, Rn इज इक्वल टू एन स्केयर R1 से आप जो है ना R1, R2, R3, R4 फाइंड कर ले। तो वो कैसे आएगा, R1 पहले आप निकालें तो n की जगह 1 आएगा, n स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर, तो वो कट कट आके आपके पास R1 ही बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू आपने पहले से फाइंड की है, वो तो आपको पता ही है। अगर आपने सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, आप n की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, R2 इधर लेफ्ट साइड पे 2 आ गया, राइट साइड पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस, यानी यहाँ वो वाला रेडियस जो फर्स्ट ऑर्बिट का था। ठीक है, और उसका जो R1 की अगर आप वैल्यू पुट करें तो वो कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगी, और इसको आप सोल्व करें तो इसका भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हमने जरूरी नहीं समझा। ठीक है जी, अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, R1 सेम टू सेम। इसी तरह अगर आप R4 यानी फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो आप n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 R1। तो अगर आप गौर करें तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप पहले शेल से दूसरे शेल में जा रहे हो तो रेडियस देखें बड़ा है। बड़ा कैसे है, 4 टाइम्स द ओरिजिनल यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उससे 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस बढ़ा। इसी तरह अगर आप R3 पे आ जाए तो वो 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बन रहा है। अगर आप 4 पे आ जाए तो वो 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं, मतलब कि आप शेल्स बढ़ाते जा रहे हैं, शेल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। ये वैल्यू कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और ये इन तीनों से क्या है, ज्यादा। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट आपको यहां से जो चीज समझ आनी चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो ये चीज हमें क्लियर हो रही है। पहला एक शेल था, यहाँ पे कितने 2 शेल है, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 4। तो जैसे जैसे आप शेल्स की तादाद बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से रेडियाई जो है ना ऑफ द ऑर्बिट्स वो बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे आप शेल्स बढ़ा रहे हो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। वो हमें वैसे फिजिकली तो हमें पता है, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन हमने उसको मैथमेटिकली जो है ना वो भी हमने सोल्व कर लिया। ठीक है जी, उससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो सेकंड टॉपिक है ये बेसिकली इसी का सब टॉपिक है, जो कि आपकी बुक में सिर्फ एक लाइन से शो किया गया। आप इसकी भी डेरिवेशन कर सकते हैं। वो कैसे, इक्वेशन 4, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है जी, तो आप इस Rn की जगह ये सारी जो वैल्यू है ये पुट करेंगे। अगर आप इसको उठा के इधर लिखेंगे तो वो फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी। NH देखें सेम टू सेम, NH 2πm, NH और 2πm सेम टू सेम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये Rn की जगह आपने क्या लिखा है, ये सारी की सारी जो टर्म है उसको उठा के लिखा। ठीक है जी, इसमें ये हाईलाइट वाली नहीं कह रहा मैं, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर km e स्क्वायर, ये सारी उठा के आपने इधर लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपने वही किया जो आपने पहले किया था। 2 फ्रैक्शंस हैं, आपने उसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये सबसे लास्ट वाली टर्म कहाँ चले जाएगी, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4π स्क्वायर km e स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ गया, NH पहले से ऊपर था, 2πm। ठीक है जी, और n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ गया। अब यहाँ पे दोबारा से कटिंग होगी। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4/2 ठीक है जी, पाई 1 पाई से कैंसिल। ठीक है जी, इसके बाद m पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें, एक n इस एक n से कैंसिल, एक h इस एक h से कैंसिल, तो बाकी जो आपके पास टर्म्स बचती हैं, 2 बच गया, k बच गया, यहाँ पे e स्क्वायर पूरा का पूरा बच गया। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं बचा, यानी 2 यहाँ पे, सॉरी ये पाई भी बचा, 2 पाई k e स्क्वायर।
2 पाई के ई स्क्वायर। नीचे क्या रह गया आपके पास, ये तीनों टर्म्स लेफ्ट वाली तो कैंसिल हो गई, यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर था जो एक कैंसिल हो गया था, तो एन एच रह गया बाकी। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 है ये किसको शो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है जी, ये किसको शो कर रही है बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट्स को शो कर रही है। अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ाते हैं वेलोसिटी कम होती है ज़्यादा होती है, तो उसके लिए सेम टू सेम काम जैसे हमने यहाँ पे किया वहाँ पे भी करने लगे। फॉर n = 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपने n की जगह क्या पुट कर देना 1। ठीक है जी, 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता थी, वो हमने क्या लेट की हुई है 1। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो v1 = 2 पाई k² हो गया। इनकी वैल्यूज अगर आप पुट करें कैलकुलेटर से, जो आपने लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.2 × 6 मीटर/सेकंड आएगा। ठीक है जी, अब आपके पास इस वजह से आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 है यानी ये वाली इक्वेशन वो कैसी बन जाएगी, वो यहाँ पे लिखिए आप इस सारी टर्म की जगह, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये 2 पाई के ई² h की जगह आप क्या लिखोगे, v1 लिखोगे। ठीक है जी, वो ये वाली फॉर्म बन रही। ठीक है, v1 लिख दिया, और जो n है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है जी, वो फ्रैक्शन में आएगा, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है जी, अब जरा गौर करें, सेम टू सेम काम मैं यहाँ पे करने लगा। n की जगह आप 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा v1 / 1, तो वो रह गया सिर्फ और सिर्फ v1। उसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास ये आ रही है। ठीक है जी, जो कि मैंने निकाली भी है पहले से। फिर अगर मैं v2 निकालता हूं तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। v1 की वैल्यू 2.2 × 6 मुझे पहले से पता है, ये 2 मैंने खुद लगा दिया। ठीक है जी, तो इसको आप चाहें तो सोल्व कर लें, चाहें तो ऐसे रहने दें। अगर आपने थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी यानी थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, v1 / 3। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई हो रही थी, और मल्टीप्लाई होने से चीज़ क्या होती, बढ़ती। यहाँ पे हो रही डिवाइड। ठीक है, पहले क्या था, 1 था, टर्म जो थी वो 1 आ रही थी, फिर 2 नीचे आ रही है, फिर 3 आ रही है। इसका मतलब नीचे वाला जो फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। नीचे वाला फैक्टर जब बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वेलोसिटी कम होते जा रही है। आप इसको सोल्व करें, इसका जो आंसर है वो 1.1 × 6, इसका और कम आंसर आएगा, इससे आगे और कम आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं आपकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जा रही, कम होते जा रही। आप v4 की जो वेलोसिटी होगी, v4 की वो क्या होगी, और कम होगी। ठीक है जी, v3 से भी क्या होगी, कम होगी। तो होगा क्या, रिजल्ट क्या यहाँ पे आना चाहिए, एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप दूर जा रहे हो, आप सेंटर से, न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, आप शेल्स बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ऑर्बिट्स। ठीक है, ये ऑर्बिट्स कौन से हैं, बोहर ऑर्बिट्स, जो बोहर ने बताए हैं, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो रेडियस था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है जी, तो ये असल में छोटी सी डेरिवेशन थी। आप इसको बेहतर है कि इस तरीके से करें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो दोनों टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।